अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान गल्फ़ जॉब में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने आज की वीडियो में आज मैं आपको सऊदी अरब का मुकम्मल वीज़ा प्रोसेस जो है वो बताऊँगा। चूँकि ये एक अलग मौजू है कि आपने वीज़ा कहाँ से लिया, एजेंसी से लिया, एजेंट से लिया, कितने पैसों में लिया, कितनी रकम में लिया, कितनी सैलरी लगी, ऑफ़र लेटर आपका आ चुका, आपकी सिलेक्शन यकीनी हो चुकी। मतलब ऑफ़र लेटर के बाद आपका मतलब आपकी सिलेक्शन शुरू हो गई। ठीक है, सिलेक्शन शुरू हो गई, अब आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू हो चुका। अब मैं यहाँ से आपको बताऊँगा कि ये जो वीज़ा आपका प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है सऊदी अरब का, और कहाँ पे जाके वो मतलब उसका आखिर कहाँ पे होता है। ठीक है, तो अपनी इस आप वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो लोग सऊदी अरब के बारे में नहीं जानते या जिनको वीज़ा प्रोसेस का नहीं पता। मेरी इस वीडियो में आपको हर आपके जो जितने भी सवालात हैं, उम्मीद करता हूँ उन सब के जवाबात इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपकी सिलेक्शन हो गई, ठीक है। जब आपकी सिलेक्शन शुरू हो गई तो आपका एजेंट है या एजेंसी है वो आपको कहती है कि अपना मेडिकल करवाएं। ठीक है, फ्रॉड होने की सूरत में फ्रॉड मेडिकल में क्या होता है, क्योंकि आप में से देखने वालों में से बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका होगा मेडिकल की सूरत में। ठीक है, तो वो मेडिकल क्या होता है, मतलब आपने सोशल मीडिया पे देखा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी, हाजी फलां साहब हैं, वीज़ा भी फ्री है, टिकट भी फ्री है, खाना पीना भी फ्री है, रिहाइश भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो आप उनसे रब्ता करते हैं, तो आप उन्हें वो मुख्तसर से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, सुबह आप भेजते हैं, शाम तक आपकी सिलेक्शन हो जाती है। ये फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। तो वो भी हाजी साहब जो होते हैं वो आपको एक मखसूस मेडिकल लेबॉर्ट्री का कार्ड भेजते हैं कि वो पूछते हैं कहाँ से करवाना है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहाँ से, जहाँ से आप कहते हैं वहाँ से करवाना है, वहाँ की वो आपको लेबॉर्ट्री का कार्ड भेज देते हैं, यहाँ से आपने मेडिकल करवाना है। तो वो मेडिकल जो होता है वो आप वहाँ पे जाते हैं, वो मतलब उनका कमीशन होता है आधा आधा, वो आपसे पैसे ले लेते हैं, शुरू में आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो वो जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट होती है वो किसी भी वीज़ा प्रोसेस के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, ये एक बात यहाँ पे आ गई। आप सऊदी अरब का, कतर का, बहरीन का, मस्कत, ओमान का, मतलब वो इन ममालिक के वीज़ा के लिए वो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो काबिल कबूल नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं अब ओरिजिनल मेडिकल की तरफ। ओरिजिनल मेडिकल क्या होता है, जिस ओरिजिनल ये अगर आप सऊदी का सफ़र कर रहे हैं, बहरीन जा रहे हैं, मस्कत जा रहे हैं, ठीक है, ओमान जा रहे हैं या दुबई। दुबई में तो खैर ये गमका का नहीं होता, बहरहाल कुछ कंपनी अब करवा रही हैं गारंटी के लिए। तो बहरहाल आपका मेडिकल शुरू होता है। अब ओरिजिनल मेडिकल होता है सऊदीया के लिए, वो गमगा का होता है। वो गमगा क्या चीज़ है, गमगा यूं कह लें कि ये जो गल्फ़ ममालिक है, वो गल्फ़ क्या है, काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता। मुझे अक्सर ग्रुप में मैसेज आते हैं गल्फ़ क्या है। तो गल्फ़ ये जो अरब ममालिक हैं, सऊदीया, दुबई, मस्कत, ओमान, बहरीन, ये जितने अरब ममालिक हैं, यमन है, इन सब ममालिक को अगर मिलाकर एक नाम दिया जाए तो ये गल्फ़ कहलाता है। ठीक है, आसान से अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। तो इन ममालिक में सफ़र करने के लिए एक इन मुश्तरक का एक वेबसाइट है, एक मुश्तरक इदारा है जिसको गमगा कहा जाता है। आपका मेडिकल यहाँ से होता है। ठीक है, इस यहाँ से जो मेडिकल करवाया जाता है उसको गमगा मेडिकल कहा जाता है। ये ऑनलाइन होता है, ये सब कुछ आपको फीस भी ऑनलाइन पे करनी पड़ती है। ठीक है, इसके दो मराहल होते हैं, एक गमगा टोकन होता है और उसके बाद मेडिकल होता है। ठीक है, तो गमगा टोकन क्या होता है कि ये गमगा टोकन कैसे निकलता है इसकी डिटेल मैं आपको मोबाइल पे बता देता हूँ। आप मोबाइल पे भी ये मोबाइल पे नहीं निकल सकती क्योंकि ये आपके बैंक अकाउंट से, एटीएम से इसकी ट्रांजैक्शन होती है, जो पैसों की कटौती होती है $10, तो वो मोबाइल पे बाज़ दफ़ा नहीं निकलती। तो ये लैपटॉप होता है, बहरहाल मैं मोबाइल पे इसको आपका तरीकाकार सारा बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेडिकल है, ये जो गमगा का टोकन निकला जाता है, सबसे पहले आपको मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट क्या होती है, मिसाल के तौर पर जैसे आपने किसी से मतलब मेडिकल करवाना है ना, तो वहाँ से आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी गमगा की वेबसाइट पे जाके। वो जो अपॉइंटमेंट की फ़ीस है वो तकरीबन $10 है। वो अब चूँकि तकरीबन मैं भी निकालता हूँ तो वो 1700 से अब कुछ भी रकम आ जाती है। बाज़ दफ़ा वो 34 रुपये इस तरह करके काफ़ी पैसे वो टैक्सेस में काट लेते हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी कहूँ तो इस पे खर्चा आ जाता है, तकरीबन 1800-1900 रुपये खर्चा आ जाता है। तो जिससे आप निकलवा रहे हैं वो आपसे 2500 रुपये तक आम मार्केट में इसकी फ़ीस चल रही है। क्योंकि बैंक से कटौती होती है, तो बैंक से जो एटीएम यूज़ हो रहा है, जिस बैंक के एटीएम के ज़रिए ये फ़ीस पे की जा रही है, उसकी भी मंथली सालाना फ़ीस होती है, मतलब 2200 रुपये होती है। मतलब कि बिज़नेस में इसकी 2500 फ़ीस नॉर्मल चल रही होती है। अब कोई 3000 भी ले ले, 2700 ले ले, 2500 ले ले, 2300 ले ले, बहरहाल जितने भी ले ले, वो आपने टोकन निकलवाना है, या निकालना अगर आप खुद निकाल सकते हैं तो वो तरीकाकार मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे बता देता हूँ।
तो जी नाजरीन, अभी आपने जब गूगल ओपन करना है वहाँ पे लिखना है GHC लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। ये जो GHC लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है, मैं मेंशन भी कर रहा हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे, जब इसको आप क्लिक करेंगे ये बुक योर अपॉइंटमेंट है, बुक योर अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो इसको आप ये डेस्कटॉप की सूरत में ले आएँ तो ये मुकम्मल आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कंट्री से हैं। तो सबसे पहले आप पाकिस्तानी हैं तो ये जो पहला ऑप्शन है वहाँ पे आपने पाकिस्तान लिखना है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान सर्च करके पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि आप कहाँ से मेडिकल करवा रहे हैं, इस्लामाबाद से करवाना है, लाहौर से, कराची से, मुल्तान, पेशावर, जहाँ से भी इसको नहायत एहतियात से फिल करना है क्योंकि ये ना रीचेंज नहीं हो सकता है। और किस कंट्री के लिए कराना है ये आप देखें तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदीया, मतलब इन ममालिक के लिए आपने करवाना है तो उस ममालिक का आपने इंतखाब करना है। सऊदी के लिए करवाना है तो सऊदीया सेलेक्ट करना है। और इसी तरह नीचे जो भी डिटेल वगैरह दी गई है वो आपने फिल कर लेनी है। इसमें से एक चीज़ आप देख लें, यहाँ पे जीमेल आईडी आती है तो यहाँ पे जो आप जीमेल आईडी देंगे तो जब आपका ये रिज़ल्ट ऑनलाइन आ जाएगा, जब आपकी रिपोर्ट ऑनलाइन आ जाएगी तो जो जीमेल आप यहाँ पे आईडी देंगे उस पे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपका रिज़ल्ट शो हो गया, आप इसको चेक कर लें। तो उस नोटिफिकेशन के ज़रिए आप दोबारा मतलब इसी वेबसाइट पे आके अपना मेडिकल स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरा मेडिकल फिट आया है या कि अनफिट आया है। तो इसी तरह ये कोड सारा कुछ फिल करने के बाद ये कोड दी गई, सामने दी गई कोड आपने फिल करना है। फिल करने के बाद जब आप जनरेट करेंगे तो फिर आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए। जो एटीएम कार्ड होता है उसका वो कार्ड वीज़ा होना चाहिए या मास्टर वालों को होना चाहिए, दोनों का होगा तो फिर एटीएम कार्ड जो है उससे आपका ये वाला गम का टोकन निकलेगा, अदरवाइज़ आपका टोकन नहीं निकलेगा। तो जी नाजरीन, आपने तरीक़ाकार देख लिया मेडिकल निकालने का स्लिप का। तो ये तरीक़ाकार होता है मेडिकल स्लिप निकालने का। अब आपकी ये टोकन की स्लिप निकल आई है, ठीक है। अब इस जो आपकी मेडिकल की टोकन की स्लिप निकली है इसके ऊपर आपका मखसूस जो मेडिकल सेंटर है वो उसका नाम लिखा होगा, ठीक है। वहाँ उस मेडिकल सेंटर पर आपने जाके मेडिकल करवाना है। वहाँ आपने 900 रुपये और 9,000 रुपये और पे करने जो कि मेडिकल की फ़ीस है। तो 2500 वो लगा लें और 9,000 ये लगा लें, टोटल यानी 11,5-12,000 तक का आपका ये का मेडिकल हो जाता है, ठीक है। अब मेडिकल करवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। अक्सर अब आपको मैंने ये देखा है कि वो अपना पासपोर्ट भी घर आके जाते हैं जी मेडिकल करवाने जा रहे हैं। तो जब आप बाहर का नाम ही ज़बान से लेना शुरू करते हैं तो उस वक्त पहली बात सबसे पासपोर्ट आती है, अपना पासपोर्ट बनवाएं। और अगर आप बाहर के मामलात में जा रहे हैं, वीज़ा लेने में जा रहे हैं तो अपना पासपोर्ट हर वक्त अपने पास रखें, ठीक है। तो मेडिकल करवाने के लिए भी ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल पासपोर्ट के पहले 4 पेज की कापी आपके पास होनी चाहिए। 2 अदद तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए अपनी पासपोर्ट साइज, और ये गम जो स्लिप है ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये अब चीज़ें जब लेके जाएंगे वहाँ मेडिकल जो भी सेंटर का आपका नाम निकला है वहाँ पर आपका मेडिकल मतलब जो टेस्ट होगा रिपोर्ट वो मेडिकल आपको हो गया, ठीक है। अब अगर आपको अर्जेंट मेडिकल चाहिए ठीक तो उसी मेडिकल सेंटर वालों को आप 1,000-1,500 या 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दें। 9,000 के से हट कर 1,000-1,500 2,000 आप और उनको दे दें तो वो आपकी उसी दिन मेडिकल की रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। जिसको ऑनलाइन रिपोर्ट और वो अर्जेंट मेडिकल गिना जाएगा, ठीक है। तो वो दूसरे दिन आपको रिपोर्ट मिल जाए। अदरवाइज मतलब 3 से 5 वर्किंग डे में आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। वो ऑनलाइन रिजल्ट आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरा मेडिकल जो हुआ है, ठीक है, वो ऑनलाइन शो भी हो जाता है। मतलब वो उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ अपनी आप मोबाइल की स्क्रीन पे देखें तो मैं उसका तरीक़ाकार भी आपको बता देता हूँ। अपने मेडिकल का रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपको दोबारा गूगल पे आना है, वहाँ पे वही GHC लिखना है। GHC लिखने के बाद आपके सामने उनकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसको आप ये जो ऊपर 3 लाइनें नज़र आ रही हैं एरो करके निशान आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई देंगे बहुत से, जिनमें से ये देखें एक आ रहा है चेक स्टेटस। तो आपने चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो साथ एक और भी ऑप्शन आ जाएगा जो कि चेक कैंडिडेट स्टेटस है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ एक और पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। जब ये पेज खुल के आएगा तो आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। भले आप ट्राई के लिए अपने पहले कभी भी गिमगे से कराए तो भी आपका रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने पासपोर्ट नंबर लिख के पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, चूँकि आप पाकिस्तान से हैं पाकिस्तानी सेलेक्ट करना है। और नीचे जो भी कोड सामने नज़र आ रहा होगा वो आपने उसका इंदराज करना है। ये आप ये जो 2 एरो ऊपर नीचे नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। ये कोड ये जनरेट पे क्लिक करेंगे, मिसाल को तो जैसे ये कोड गलत लग जाता है तो आप दोबारा जो नया कोड सामने आएगा वो लिखना है। वो आप जब उसको करेक्ट लिखेंगे तो जब जनरेट करेंगे तो इस तरह आपके सामने आपका मेडिकल का रिज़ल्ट सामने आ जाएगा।
जी नाज़रीन, आपने भी देख लिया कि ये जो आपका मेडिकल का रिज़ल्ट था वो कैसे आपने चेक करना है। अब ये मेडिकल करवाने से पहले कुछ चीज़ें और मैं इसमें टिप्स भी आपको मिसाल के तौर पर देता जाऊँ कि अगर जब आप मेडिकल करवाने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि इसमें एक मसला आ जाता है जिगर की गर्मी का। बाज़ लोगों को जिगर की गर्मी आम निकल आती है, ठीक है? तो उसमें कोशिश करें कि जब आप मेडिकल का आपको कहा जाता है तो ये चिकनाई वाली चीज़ें और ये जो गर्म चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें खाना छोड़ दें कुछ दिन के लिए, ठीक है? और उसके बाद जूस पिएँ, ठंडे जूस पिएँ, जो फ्रेश जूस होते हैं केले का, सेब का और इस तरह जो दूसरे होते हैं वो जो फ्रेश जूस होते हैं फलों के, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और जब मेडिकल करवाने जाएँ, मेडिकल करवाने से भी आधा घंटा 30 मिनट पहले वो जूस 1 गिलास 1.5 गिलास पी लें, ठीक है? उम्मीद है कि आपकी जिगर की गर्मी थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आपका मेडिकल वहाँ पे अपडेट नहीं आ रहा है, मतलब ऑनलाइन आपने चेक किया वहाँ पे न्यू लिखा आ रहा है या इन प्रोसेस लिखा आ रहा है, इस तरह का कुछ स्टेटस आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि जो आपको रसीद दे दी गई थी कि इस रसीद लेके आएंगे तो आपको मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा, उसके ऊपर जो डेट लिखी होती है उस डेट तक अगर आपका मेडिकल ऑनलाइन शो नहीं होता है रिजल्ट, तो उसका मतलब यह है कि आपके मेडिकल में कोई मसला आ रहा है, ठीक है? तो फिर जो आपको स्लिप दी गई है, मैं स्क्रीन पे आपको शायद दिखा देता हूँ अगर मेरे पास है तो। इस स्लिप के ऊपर उनका नंबर लिखा होगा, उनके नंबर पे आपने कॉल करनी है कि सर ये मेरा मेडिकल है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, इसमें क्या इशू आ रहा है। वो बता देंगे कि आपके मेडिकल में ये मसला आ रहा है, आप दोबारा रिविज़िट करें। अगर जिगर की गर्मी निकल आती है तो जो रिपोर्टिंग डे है उससे तकरीबन 15 दिन के बाद आपका दोबारा मेडिकल होगा, ठीक है? यहाँ पे ये आ गया मेडिकल, अब आपका क्लियर हो, ठीक है? अब इसके बाद आती है रिपोर्ट। अगर आपने रिपोर्ट ऑनलाइन चेक कर ली है तो वो एक दिन पहले रिजल्ट शो हो जाता है कि आपकी मेडिकल फिट है या अनफिट है, ठीक है? तो उसके बाद आपकी वो जो रसीद आपको मेडिकल के बाद उन्होंने दी थी वो आप अपने पास रखें या किसी भी दोस्त अब आपको दे के वो जो रिपोर्ट है वो आप उठा सकते हैं, ठीक है? अब मेडिकल आपका क्लियर हो गया, मेडिकल फिट आ गया। अब क्या करते हैं, अब जहाँ से आप वीज़ा ले रहे हैं, वीज़ा एजेंसी से ले रहे हैं या एजेंट से ले रहे हैं, तो उसको आपने बताना है जी मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा मेडिकल फिट आ गया, ठीक है? तो कुछ जो अहबाब है थोड़ी सी और डिटेल बताता जाऊँ कि कुछ जो रिटर्न नजरात हैं या कुछ जो मतलब जो ज़्यादा फील्ड को समझते हैं वो बाज़ दफ़ा पहले से ही अपना मेडिकल करवा के अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप ऐड पे भी देखते हैं कि रेडी केस फौरी, पर रेडी केस वालों को तरजीह दी जाए। तो रेडी केस वही होता है जिनका मेडिकल रेडी होता है, ठीक है? इसको भी रेडी केस कहा जाता है। तो जिनके मेडिकल रेडी होते हैं, जब वो अपनी इंटरेस्ट इंटरव्यू देने जाते हैं या CV सिलेक्शन होती है, जो भी होता है, तो वो मेडिकल अपना साथ अटैच कर देते हैं, ये मेडिकल मेरा हुआ है, तो उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, क्योंकि अगर मेडिकल हो गया है तो सऊदी के लिए उनका फौरी इन नंबर निकल आता है, ठीक है? जो मेडिकल फिट आने के बाद अगला मरला आता है इन नंबर। ये इन नंबर क्या होता है सऊदी के लिए? सऊदी इसको इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर भी कहा जाते हैं। इन नंबर को मैं समझाने के लिए 1-2-3 और बातें बताता हूँ। जैसे आपने ID कार्ड बनवाया था या पासपोर्ट बनवाया था, तो उस वक्त जब आप बनवाने गए थे नादरा ऑफिस में या पासपोर्ट ऑफिस में, तो आपको टोकन दे दिया गया था। वो जो टोकन था वो पासपोर्ट की या आपके शनाख्ती कार्ड की सबूत था कि ये सबमिटेड है, आपका शादी कार्ड बनने के लिए गया हुआ, पासपोर्ट बनने के लिए गया हुआ है, उसके ऊपर आपका नाम वालदी सब कुछ लिखा होता है कि ये चेक कर लीजिए, ये आपका बिल्कुल इसी तरह ये जो ई नंबर होता है ये वीज़े का एक टोकन नंबर होता है, यूँ आप इसको कह लें। तो ये जो ई नंबर निकलता होता है ये वीज़े की पहला मरला होता है। इसके ऊपर आपकी जिस कंपनी का वीज़ा लग रहा है उस कंपनी का नाम लिखा होता है और जो से ट्रेड का आपका वीज़ा लग रहा है वो ट्रेड लिखा होता है, ठीक है? इसमें भी काफ़ी लोगों को परेशानी आ सकती है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो सिविल इंजीनियर जा रहा हूँ तो मेरा वीज़ा लेबर का लगा हुआ है, आमिल का लगा हुआ है, आमिल मेयारी का लगा हुआ है, आमिल आदि का लगा हुआ है, या इस तरह कोई और वीज़ा हो सकता है, हद्दाद नज्जार भी हो सकता है, हद्दाद भी हो सकता है। तो इस तरह के बहुत से ये इकसाम होती हैं वीज़ों की। तो बहरहाल अगर मैं आम लफ्ज़ों में कहूँ तो इसका ये जो इतना ज़्यादा मायना नहीं रखता है, क्योंकि आपका कंपनी के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका होता है कि कंपनी आपको ऑफर लेटर में कितनी सैलरी दे रही है, आपका वो अलग। ये वीज़ा बेसिकली चीज़ होता है कि आप किसी दूसरे मुल्क में एंट्री करवाना आपको, तो वीज़ा बेसिकली ये चीज़ होता है। मेन कंपनी का ऑफर लेटर जो होता है वो एग्रीमेंट होता है। तो ये वीज़ा जो होता है आपका किसी दूसरे मुल्क में जाने का एक ज़रिया होता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपका ई नंबर आ गया, तो ई नंबर निकलने के बाद आपने देख लिया कि ई नंबर पे आपकी जो कंपनी बताई गई थी उसी कंपनी का ही वीज़ा है या किसी और का। बाज़ दफ़ा ये होता है कि उस अपनी जो मेन कंपनी में आपने जाना होता है वो मेन कंपनी के पास वीज़ा नहीं होता, वो किसी और कंपनी का वीज़ा आपको लगा के देते हैं, लग जाता है, कंट्रैक्ट होते हैं। तो फिर लेकिन वो भी इश्तिहार के ऊपर पहले लिखा होता है कि वीज़ा फ़लाँ कंपनी का होगा, काम फ़लाँ
कंपनी में होगा। तो वो भी अगर चीज़ें आपको एक्सेप्टेड ना कबूल है तो वो भी पढ़ लें कि जो मुझे बताया गया था उसी का ही वीज़ा लग रहा है, ठीक है। तो मतलब ये आपका ई नंबर आपने चेक कर लिया। इसी नंबर को चेक कैसे करते हैं कि ये ओरिजिनल है, ये 2 नंबर है, तो ये भी मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ई नंबर चेक करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है इंजाज.it.sa। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लिखेंगे तो आपके सामने जो पहला ओपन होगा उस पर आपने क्लिक कर देना, वेबसाइट होगी तो सीधा आप इस पेज पे आ जाएंगे। जब आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको जो ई नंबर दे दिया गया था, उन्होंने भेजा था, उसके ऊपर ई नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आपने सबसे वो जो ई नंबर आपके ई नंबर जो दिया गया उसके ऊपर जो देख के वो वाला आपने ई नंबर यहाँ पे पहले खाने में लिखना है, ठीक है। पहले मैंने कॉपी की हुआ, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और फिर आपने देखना है दूसरे नंबर पे पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट नंबर जो आपका है वो अपने पासपोर्ट नंबर दूसरे खाने में पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आपने नीचे जो कोड नज़र आ रहा है आपने वो कोड इसमें लिख देना है। वो कोड चूँकि आप लिखेंगे वो सामने जो दिया गया होगा वही कोड आप लिखेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे, इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपका मुकम्मल ई नंबर खुल के आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका ई नंबर ओरिजिनल है। इसी नंबर के आपके कंपनी का नाम लिखा होगा जिस कंपनी का आपका वीज़ा है, और आखिर पे नीचे ट्रेड भी लिखा होगा, जैसे ये ट्रक ड्राइवर है। तो जी नाजरीन, आपने ये देखा कि आपका ई नंबर कैसे वेरीफाई हो सकता है, ठीक है। अब ई नंबर आपका ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इसी ई नंबर का प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने जाना है, अगर आप इस्लामाबाद से करवा रहे हैं, पिंडी एरिए से हैं, लाहौर में भी हो सकते हैं, ये प्रिंट इसको फिंगर प्रिंट बोला जाता है, तो ये लाहौर से भी हो सकते हैं, इस्लामाबाद से भी हो सकते हैं, कराची से हैं तो कराची से भी हो सकते हैं। बहरहाल ये आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से है तो आपको कराची कंपनी, इस्लामाबाद में एक जगह है कराची कंपनी, वहाँ पे एतमाद प्लाजा है। आपको अपना मतलब पासपोर्ट साथ लेते जाए, और ये जो फिंगर ई नंबर निकला है इसका प्रिंट अपने साथ लेके इस्लामाबाद में कराची कंपनी जगह का नाम है, वहाँ पे एतमाद प्लाजा है, वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने फिंगर करवाना है, ठीक है। फिंगर करवाने के बाद उसकी 910 रुपये फ़ीस होती है, वो आपने ही देनी है। अगर आपका वीज़ा सऊदीया से आ रहा है, मतलब कंपनी का नहीं था, अगर किसी कफ़ील ने वहाँ से भेजा है या किसी दोस्त भाई ने भेजा है, तो आपकी यहाँ से सिर्फ वीज़ा प्रोसेसिंग होगी, वो भी इसी तरीके से ही होगी। यहाँ तक आपका बिल्कुल सेम इसी तरह से चलता रहेगा, सिर्फ मामला रहेगा पैसों का। और एक और बात आपको ई नंबर पे बाज़ दफ़ा एक और थोड़ा सा बैग जाता हूँ, ये पैसों की भी आपको तफसील बता देता हूँ कि ये जो मार्केट का तरीक़ाकार ये वीज़ा लेने का कि पेमेंट कैसे करनी है। ये जो पेमेंट है ये 3 तरीक़ों से की जाती है, ठीक है। पहले पेमेंट ई नंबर पे होती है, दूसरी पेमेंट वीज़ा आने पे होती है, और तीसरी पेमेंट जो होती है मतलब वो फाइल उठाने पे होती है, जब आपका टिकट वगैरह हो जाता है। ये यानी ये जो वीज़े की रकम है वो 3 किस्तों में दी जाती है। ई नंबर पे ज़्यादातर आपसे पैसे इस वजह से वसूल किए जाते हैं कि ई नंबर होने के बाद, ई नंबर निकलने के बाद आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, और फिंगरप्रिंट होने के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो एम्बेसी में वीज़ा लगने के लिए चला जाता है। तो जब आपका वीज़ा लग के आ जाए तो फिर आप कहते हो ओहो मैं तो जाना नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये जो भी मामला आता है आप इनकारी हो जाते हैं, तो वो फिर वीज़ा सामने चला गया, वीज़े के पैसे कौन देगा, वीज़ा तो अब स्टैम्प ही हो गया आ गया। तो ये इस मामला की वजह से आपसे पैसे कुछ एडवांस रकम ले ली जाती है, ठीक है। तो इसमें मतलब ये आपका फिंगर भी हो गए। फिंगर होने के बाद आपने दोबारा वो जो पासपोर्ट है और जो फिंगर के साथ आपको रसीदें वगैरह मिलनी है वो आपने वापस अपनी एजेंसी को या अपने मुतल्लिका एजेंट को आपने दे देने हैं, ठीक है। देने के बाद फिर उससे आगे वाला मरला क्या होता है, उस आगे वाले मरले में मतलब जो आपकी एजेंसी है, जो एजेंट है, वो आपका पासपोर्ट, आपकी ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट और ये जो बाकी जो रसीदें वगैरह थी वो सब कुछ सबमिट करके आपका वीज़ा लगने चला जाता है एम्बेसी में। अब एम्बेसी में जब वीज़ा लगने गया, यहाँ पे फिर 3-4 किस्म के बंदे आ जाते हैं, ठीक है। पहला बंदा किस कैटेगरी का होता है, वो ये होता है कि अगर आप फ्रेश हैं, मतलब अब आप पहली दफ़ा सऊदीया जा रहे हैं, तो फिर तो आपको इसके साथ किसी और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सीधा आपका हफ्ता 10-15 दिनों में आपका वीज़ा लग के आ जाएगा, ठीक है। अगर एम्बेसी वालों ने, एजेंसी वालों ने, एजेंट ने वीज़ा लगना एम्बेसी में भेजा है, तो एम्बेसी की कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द वीज़ा स्टैंप हो गया एम्बेसी से उसको निकाल दिया जाए। अगर आपका वीज़ा देर लग जाती है सऊदी अरब वीज़ा लगने में, तो उसकी वजह यही होती है कि एजेंसी या एजेंट ने अभी आपका पासपोर्ट एम्बेसी में भेजे नहीं, ठीक है। अगर आप फ्रेश थे, पहली दफ़ा जा रहे हैं, आपका वीज़ा जल्दी लग के आ जाएगा। फिर दूसरा कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि रिटर्न है और सऊदी अरब से लीगल तरीके से वापस आए थे। अब लीगल तरीका क्या है, लीगल तरीका ये है कि आप जब पहली दफ़ा सऊदीया थे तो वहाँ से कंपनी ने आपको आपका मुद्दत ख़त्म हो गया, कंपनी ने आपको पाकिस्तान भेजा, तो वहाँ से पाकिस्तान आने से पहले आपका खरूज लगता है। खरूज मतलब खरूज इस चीज़ की ज़मानत होती है कि आप लीगल तरीके से सब कंपनी ने आपको वापस भेजा, सुलह के साथ आप सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं।
तो वो जो खरूज पेपर होता है वो आपका अपने पास आपने संभाल के रखना है। अगर आपके पास खरूज पेपर नहीं है तो अगर आपको दोबारा जब वीज़ा लगने जाएगा तो वो खरूज पेपर उसके साथ लाजमी स्टैम्प किया जाता है, जो कि चीज़ की ज़मानत होती है कि बंदा वहाँ से मतलब सही ओरिजिनल लीगल तरीके से आया था। अगर वो खरूज पेपर आपके पास नहीं है तो वो खरूज पेपर मार्केट में निकल आता है सऊदी जवाज़ात जो थोड़े से पैसे लगते हैं पर निकल आता है सऊदी जवाज़ात से। लेकिन अब बंदा सब बंदों के तो सऊदी में कोई दो सबब तो होते नहीं है, तो उस वजह से एजेंट एजेंसी वगैरह से निकलवाया जाता है, तो उसकी भी फीस मुख्तलिफ होती है। मतलब मिसाल मैं उसको 4,000 में निकाल देता हूँ तो कोई 5,000 में, कोई 3,000 में, कोई मतलब मुख्तलिफ 12,000 तक भी मैंने सुना था ये पेपर निकलवाया जाता है। ठीक है, तो ये पेपर जब आप निकलवा के वो व्हाट्सएप पे ही आता है, उसकी तस्वीर ही होती है, वो तस्वीर ही आपने एम्बेसी एजेंट को देनी है, वो आगे एम्बेसी में एजेंट एजेंसी को देनी है, वो आगे एम्बेसी में फॉरवर्ड करेंगे तो आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। दो कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि सऊदी अरब गए थे और वहाँ से छुट्टी आए थे, छुट्टी आने के बाद दोबारा सऊदी नहीं गए। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में ये लोग आते हैं। अब ये लोग पूछते रहते हैं कि हम 3 साल हो गए, मतलब इतने साल हो गए आए थे, छुट्टी आए थे, वापस नहीं गए। ठीक है, तो इसमें ये सऊदी जवाज़ात ने ऐलान कहा है कि ऐसे अफराद जो सऊदी अरब से अपने वतन जाते हैं और 3 साल और दोबारा उस कंपनी में नहीं जाते, ठीक है, तो फिर उन पे 3 साल और 3 माह की पाबंदी होती है। अगर आप सऊदी अरब से आए, आपको 3 साल और 3 माह का टाइम हो चुका है तो आपका वीज़ा एम्बेसी में लग जाएगा, कोई मसला नहीं। मैंने 2-3 एजेंसी वालों से भी कन्फर्म किया तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने वीज़े लगवाए हैं, यानी 3 साल 3 माह का टाइम पूरा हो गया और उसके बाद जब आपका वीज़ा स्टैंप होने सऊदी एम्बेसी में जाएगा तो फिर आपका वीज़ा लग जाएगा। चौथी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो वहाँ से फिंगर और तरहील होके आते हैं, जेल होके आते हैं, डिपोर्ट होके आते हैं। अब वो लोग मतलब सऊदी जवाज़ात के मुताबिक ओरिजिनल कानून तो यही है कि वो अब दोबारा सारी ज़िंदगी ताहयात सऊदी अरब वर्क वीज़े पर नहीं जा सकते हैं। वो सिर्फ जा सकते हैं तो या हज उम्रे के लिए जा सकते हैं बस। इसके अलावा अब लोग सुनते हैं जी मुझसे 3 साल की पाबंदी है, मुझसे 4 साल की पाबंदी है, मुझ पर 5 साल की पाबंदी है, तो ये सिर्फ आपकी और मेरी बातें हैं। हकीकत में जवाज़ात ने ऐलान ये कहा है कि जो फिंगर होके आता है, डिपोर्ट हो गया आता है, जेल हो गया आता है, तो ये डिपोर्ट होने भी मुख्तलिफ कैटेगरी में आता है। जैसे आपका अकामा एक्सपायर हो गया था तो शुरते ने आपको पकड़ के डिपोर्ट जेल भेजा, जेल से फिंगर और पाकिस्तान भेज दिया। आप लीगल तरीके से हज कर रहे थे और शुरते ने पकड़ा, फिंगर किए, घर भेज दिया। आप कंपनी के अलावा कहीं और काम कर रहे थे, आपका कफील कंपनी ने आरोप लगा दिया था, मतलब जो भी मामला आते बहरहाल जेल से हो गया, पाकिस्तान आए, डिपोर्ट हो गया, तो फिर आप सारी ज़िंदगी दोबारा सऊदी नहीं जा सकते हैं, सिर्फ आप हज उम्रे के लिए ही जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मज़ीद आगे चलता हूँ तो आगे एक और कैटेगरी आ जाती है। चलो एक और कैटेगरी में इसमें इजाफा कर ही लेते हैं। तो जो 5वीं कैटेगरी है उसमें ऐसे लोग आते हैं जिनके वीज़े सेफ्टी ऑफिसर के होते हैं या सिविल इंजीनियर के होते हैं या इस तरह करके जो बड़े वीज़े वाले होते हैं, जो मतलब सेफ्टी ऑफिसर को मैं मिसाल के तौर पर लेता हूँ। मतलब अगर आप सेफ्टी ऑफिसर में जा रहे हैं, आपने निबोश की हुआ, आपके पास डिप्लोमा है, तो अब कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट सेफ्टी ऑफिसर का हो रहा है, ठीक है, ये सिविल इंजीनियर का हो रहा है, ये इस तरह बड़े ट्रेड का हो रहा है, तो आपका एग्रीमेंट ये हो गया है। जब आपका वीज़ा लगने गया तो वो उस पर लेबर लिखा था, आपने फिर परेशान हो जाना, ओ जी मैं तो सेफ्टी ऑफिसर में जा रहा था, इंजीनियर में जा रहा था, तो वीज़ा मेरा लेबर का लगा, ये क्या मामला है? तो वो मामला कुछ भी नहीं है। मामला ये है कि जब अगर आपके वीज़े पे सेफ्टी ऑफिसर ही लिखा हो, आप चाहते हैं कि मेरा एग्रीमेंट भी सेफ्टी ऑफिसर का है, सिविल इंजीनियर का है, या इस तरह के जो बड़े इंजीनियर के हैं, तो मेरे वीज़े के ऊपर भी यही लिखा हो, तो ये लिखने के लिए ज़रूरी है कि जब आपका वीज़ा लगने एम्बेसी जाएगा तो एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगी कि ये बंदा सेफ्टी ऑफिसर तो है, सिविल इंजीनियर तो है, क्या इसके पास ये डिग्री है मुतलका। तो अगर आपके पास डिग्री होगी तो वो डिग्री फिर सऊदी एम्बेसी कहेगी कि इसको एम्बेसी से अटेस्टेड भी करवाएं, सऊदी एम्बेसी से। और सऊदी एम्बेसी से डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाना काफ़ी मुश्किल होता है, उसमें काफ़ी खर्चात भी आ जाते हैं। एम्बेसी से अटेस्टेड करवाने से पहले आपको मुतलका बोर्ड से भी वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने पड़ते हैं, फिर फॉरेन ऑफिस से भी अटेस्टेड करवाने पड़ते हैं, फिर सऊदी एम्बेसी से जाके अटेस्टेड होता है, तो बड़ा काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो बाद दफ़ा ये वीज़े स्टैंप होते ही नहीं है, टाइम भी एक्सपायर हो जाता है, काला भी एक्सपायर हो जाता है। तो इस मामला की वजह से कंपनी क्या करती है कि वीज़ा आपको लेबर की दे देती है। लेबर में कौन सी पूछताछ होनी है जी, बंदा क्या है कि बस वीज़ा लग के आ जाएगा, ये मामला हो गया। ठीक है, तो ये 5 मरले थे, 5 मरलों के बाद आपका वीज़ा जो है वो लग के आ जाएगा। अब आपको कहा जाता है कि आपका वीज़ा लग गया, या आप खुद चेक करना चाहते हैं कि मेरा वीज़ा स्टैंप हुआ या नहीं हुआ, तो ये कैसे चेक करना है, इसकी डिटेल लेने के लिए मैं आपको दोबारा मोबाइल की स्क्रीन पर ले आपने दोबारा चेक करना है कि मेरा वीज़ा लगा है कि नहीं लगा। आपने दोबारा गूगल पे आके इंजाज.it की वेबसाइट पे जाना है, इंजाज.it.ऐसे लिखना है, उनकी वेबसाइट पे जाना है। सेम उसी तरह जैसे आपने ये नंबर चेक किया था, बिल्कुल उसी तरह आपने ये चेक करना है
फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आपने जो जब ई नंबर आपका निकला था उस पे जो डेट होती है, जब आपका वीज़ा लग जाता है तो उस पे वो वाली डेट चेंज हो जाती है, मतलब चेंज होकर जिस दिन आपका वीज़ा स्टैंप हुआ वो वाली डेट आपकी ई नंबर के ऊपर आ जाती है। तो सेम उसी तरह जैसे ई नंबर चेक किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह आपने चेक करना है। तो नीचे आपका लिख के आ जाता है कि आपका वीज़ा प्रिंटेड हो गया, या आपका जो ई नंबर होता है उसके ऊपर जो डेट होती है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि मेरा वीज़ा स्टैंप हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है जनाब, ये आपने तरीकाकार देख लिया ये वीज़ा स्टैंप होने का। तो यहाँ से आपको ई नंबर से आपको पता चल जाता है कि मेरा वीज़ा स्टैंप हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपका वीज़ा स्टैंप हो गया तो वेल एंड गुड, आपने मोबाइल से तस्दीक उसकी कर ली तो 2 से 3-4 दिनों में एम्बेसी से आपका पासपोर्ट वापस आ जाएगा। तो आप खुद भी पासपोर्ट पर देख लेंगे कि मेरा वीज़ा लग के आ चुका है। अब वीज़ा लग के आ गया, अब कौन से मरा, अब रहते हैं 2 और। अब जब वीज़ा स्टैंप होगा आ गया तो आप एजेंट या एजेंसी आपसे बाकी रकम और कुछ मुतालबा करती है। तो अगर आप मतलब दोनों बाएतमार तरीके से चल रहे हैं तो फिर कुछ शायद हो सकता है कुछ भी ज़्यादा पैसों की डिमांड ना भी की जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके ई नंबर पे पैसे एडवांस दिए हुए थे, तो हो सकता है आपको फाइल पे दोबारा पैसे देने पड़ सकते हैं, या आप कहेंगे जी मैं एक ही बार आपको पैसे दे दूंगा टिकट पे, जिस तरह के मामला। ठीक है, बहरहाल ये अब आपका वीज़ा ला के आ गया। अब आती है अगली बारी प्रोटेक्टर की। प्रोटेक्टर क्या चीज़ होती है? प्रोटेक्टर बेसिकली आपकी और मेरी हिफाजत के लिए ही होता है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है। ये एक अच्छा इक़दाम है, अच्छा अमल है, ये तो अच्छा काम है जिसको मैं कहूँगी। इसके बगैर बाज़ दफ़ा आपको बाज़ दफ़ा क्या इसके बगैर तो आप फ्लाई भी नहीं कर पाते। प्रोटेक्टर बेसिकली चीज़ ये होती है, प्रोटेक्टर चूँकि नाम से ही ज़ाहिर होता है कि हिफाजत का नाम है। प्रोटेक्टर में बेसिकली आपका और जो कंपनी के दरमियान मुआहदा है वो हुकूमत के पास सेव हो जाता है, महफूज हो जाता है कि आप फ़लाँ कंपनी में इतनी सैलरी पे जा रहे हैं। तो खुदा न खास्ता अगर कंपनी में या जो आपकी सैलरी बताई गई है उसमें कोई फ़र्क निकल आता है तो आप प्रोटेक्टर ऑफिस में कंप्लेन करके अपनी शिकायत अंदराज कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा नतीजा मिल सकता है, यानी आपका मसला हल हो सकता है। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए प्रोटेक्टर करवाया जाता है। प्रोटेक्टर के बाद आ जाता है जनाब टिकट। तो टिकट बाज़ दफ़ा टिकट आपका पहले भी ले लिया जाता है, मतलब जो ही आपका वीज़ा ला के आ जाता है तो एजेंसियाँ ग्रुप में उनको टिकट सस्ता मिलता है, या आगे की डेट में टिकट सस्ता मिलता है। तो हर जो एजेंसी है या एजेंट है उसकी कोशिश होती है कि टिकट सस्ता मिल जाए। तो इस वजह से टिकट जो है वो आपको बाज़ दफ़ा पहले भी बुक कर लिया जाता है, या एंड टाइम पे। तो एंड टाइम पे भी बाज़ दफ़ा टिकट मुश्किल ले लिया जाता है। तो जो आपके वीज़े अखराजात होते हैं उसी के अंदर रहते हुए टिकट मैनेज करनी होती है एजेंसी वालों को। बाज़ दफ़ा टिकटें महंगी हो जाती हैं तो वो इसी वजह से टिकटें पहले ही ले लेते हैं। जब आपकी टिकट हो जाती है तो आपको मतलब हर चीज़ आपका मुकम्मल फ़ाइल बिल्कुल तैयार हो गई है, तो फिर उसको फ़ाइल का नाम दे दिया जाता है कि आप फ़लाँ डेट को आप आए फ़ाइल ले जाएँ। जब आप फ़ाइल लेने जाते हैं तो आपकी जो बकाया रकम होती है वो आपने वहाँ पे जमा करवानी होती है फ़ाइल पे, फ़ाइल उठाने पे। जब आप फ़ाइल उठा रहे होते हैं तो उस वक्त जो बंदा कंप्यूटर ऑपरेटर होता है या जो भी ऑफिस वाले होते हैं वो आपसे खुशी के तौर पर 500, 1000, 1500, 2000 तक पैसे मांगते हैं अपनी खुशी के तौर पर। तो अगर वो आपसे इस तरह की करते हैं तो आप 500, 1000 दे दें, कोई नहीं मसला। जहाँ पे इतने लाखों दे दिए वहाँ पे 500 उनको भी खुशी से दे दें तो आपका ही फ़ायदा है। अगर आप फ्लाई कर जाते हैं वहाँ पहुँचने पर अगर आपको कुछ ना कुछ मसला बन जाता है या कोई ना कोई चीज़ चाहिए, तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसे आपने 500, 1000, 1500, 2000 अपनी खुशी से दी हैं, उसका नंबर अपने पास रख लें। तो आपको मुतल्लिका जो भी मतलब मालूमात चाहिए होगी तो आप उसी बंदे से रब्ता करेंगे तो वो आपको भी अच्छी तरीके से डील करेगा। आप बाहर के मुल्क में भी बैठे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो में आपको तमाम तर वो तरीक़ाकार वो बातें पता चल गई होंगी। आपके तमाम सवालात का कहीं न कहीं जवाब आपको मिल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं दोबारा कह रही इसे लाइक करें, शेयर कर दें, और इस वीडियो के लिंक को इस वीडियो को अपने तमाम ओवरसीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी इस चीज़ के बारे में नहीं जानते वो तफसीलन इस बात के बारे में जान लें। मुझे दीजिए इजाज़त। ज़ीशान गल्फ जॉब में आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ और नेक तमन्नाएँ आपको देता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह पाक आपको इन झूठे फराडियों लोगों से